हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वैदिक पाठशाला। और आप पढ़ रहे हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ठीक। और ये जो लेक्चर्स हैं ये आपके, या तो आप सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हो अपना, वहाँ भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा, या फिर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपके बहुत मदद आएगा। ठीक है। तो वर्केबिलिटी के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बहुत कुछ डिटेल में पढ़ा था कि कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, है ना। एक बार मैं रिकैप तेजी से कर देता हूँ कि वर्केबिलिटी एक सिंपल से टर्म है, लेकिन किस उसमें हम क्या क्या देखते हैं कि वो कितना मिक्स हो सकता है। मिक्सएबिलिटी, स्टेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेबिलिटी, प्लेसेबिलिटी, फ्लोएबिलिटी, कॉम्पैक्टेबिलिटी एंड फिनिशेबिलिटी, ये सब उसके देखा जाता है वर्केबिलिटी के अंदर ही। वर्केबिलिटी के दो पैरामीटर होते हैं मेनली, कंसिस्टेंसी एंड होमोजेनिटी। और जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो है वाटर कंटेंट, मिक्स प्रोपोर्शन, एग्रीगेट प्रॉपर्टीज, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स, एडमिक्सचर्स, एनवायरमेंटल कंडीशन और टाइम। इनको मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर के चेक कर लें, आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। प्लस हमने देखा था कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स जो वर्केबिलिटी से रिलेटेड है, वर्केबिलिटी को समझने के लिए रिलेटेड जरूरी है। वो है आपका इंटरनल फ्रिक्शन, दूसरा सेग्रीगेशन किसको कहते हैं, ब्लीडिंग किसको कहते हैं। ब्लीडिंग में भी एक इम्पॉर्टेंट था लेटेंस। लेटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको इंटरव्यू वगैरह में कई जगह पूछ लिया जाता है। ठीक है। हार्शनेस ऑफ द सीमेंट क्या होती है, कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट, वो भी आपको समझाया था मैंने। आज हम लोग स्पेसिफिकली टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। टेस्ट में भी पहला टेस्ट हम देख रहे हैं, स्लम टेस्ट देखेंगे। ठीक है। कई सारे टेस्ट हैं, आज हम यहाँ पे स्लम टेस्ट पढ़ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मिक्स हो जाए टेस्ट, फिर आपको कुछ भी याद ना रहे, इसलिए मैंने टेस्ट को अलग अलग बनाया है वर्केबिलिटी के टेस्ट को। देखो, स्लम टेस्ट में क्या करते हैं हम कि हम एक कोन लेते हैं, है ना। ये कोन, इसको फक्ट्रम बोलते हैं आपका, है ना। और ये बेस में तो इसका डाया ज़्यादा होता है, अपर साइड में डाया कम होता है। और आपको ये याद रखना है, इनके डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे जो डाया होता है वो होता है आपका 200 mm, ऊपर डाया होता है 100 mm, लेंथ इसकी होती है 300 mm, है ना। और जहाँ से हम पकड़ते हैं, ये हैंडल्स बने हुए हैं, ये कितनी हाइट पे होता है, ऊपर से 100 mm नीचे होता है। ठीक। जो प्लेट होती है ये वाली, जो मोल्ड का प्लेट होती है, उसकी थिकनेस 1.6 mm होती है। ठीक है। तो ये कुछ एक आप पैरामीटर्स है जो आपको याद रखने ही रखने एग्जाम में आ जाते हैं। और एक टैंपिंग रॉड होती है जिससे आप इसको ठोकते हो, उसका डाया 16 mm का रहेगा और लेंथ रहेगी उसकी 0.6 mm, 0.6 मीटर। और बुलेट एंड उसका रहता है, ठीक है, पॉइंटेड एंड रहता है। आप करते क्या हो इसमें, कैसे इसको करते हैं हम, ये बड़ा एफिशिएंट टेस्ट है। या तो आप इसको लैब में कर सकते हो और फील्ड में ही बड़े आराम से हो जाता है, कुछ इसके लिए ज़्यादा हमें सेटअप की ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है। ये सब चीज़ें हम बाद में करेंगे, पहले हम समझ लेंगे करते कैसे हैं इसको। आप 4 मिक्स बनाओगे, ठीक है। सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट का रेशियो क्या रखोगे, 1:2:4। ठीक है। सपोज मान लो आपने सीमेंट 100 ग्राम रखा, तो सैंड कितना, 200 ग्राम, और कोर्स एग्रीगेट कितना, 400 ग्राम। ये हो गया 1:2:4 का रेशियो। वाटर, 4 आपको मिक्स बनाने हैं, तो पहले जो सैंपल बनाओगे उसका वाटर मिक्स कितना रहेगा, 0.5, दूसरे का 0.6, तीसरे का 0.7 और चौथे का 0.8। ठीक है। 4 मिक्स के अलग अलग वाटर टू सैंड रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो है। ठीक है। अब देखो, मोल्ड का जो इंटरनल एरिया, इंटरनल है, उसको अच्छे से क्लीन कर लो, उसमें कोई डस्ट नहीं होना चाहिए, मॉइस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। और उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस पे रख दो, और नीचे में कोई नॉन एब्जॉर्बेंट सरफेस रखते हैं, जैसा कि आपका ग्लास रहा। ठीक है, ग्लास सबसे बेस्ट नॉन एब्जॉर्बेंट सरफेस। फिर मोल्ड को हम फिल करना शुरू करते हैं। ठीक है। हर जो मिक्सचर आपने बनाया है, उसको 4 लेयर में डालेंगे। पहले 1/4 भरेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम 0.5 का ले रहे हैं तो उसका 1/4 भरेंगे। ठीक है। फिर उसको 25 बार टेम्पर करेंगे, वही टेम्परिंग रॉड से 25 बार ठोकेंगे उसको। ठीक है। 25 बार उसको टेम्पर क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी एयर इंट्रैप्ट रहे ना वो निकल जाए, इसलिए उसको 25 बार एयर किया जाता है। अब कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, सर 25 बार ये क्यों करते हैं। अब देखो यार, कुछ चीज़ें क्या है, रिसर्च की गई हैं। ठीक है। ये ऐसा नहीं कि आपने उठा करके डाटा आज अचानक हो गया है। आप, सिविल इंजीनियरिंग सबसे पुरानी इंजीनियरिंग में से एक है, हजारों सालों से चल आ रही है ना। लोगों ने कई हजार सालों से अपने एक्सपीरियंस को धीरे 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 करके आप तक पहुंचाया है। ठीक। आज जो आपको डायरेक्ट डाटा मिल जा रहा है, ये करना चाहिए, ये किसी ने शुरुआत की होगी।
कई सालों से चल रहा है ये चीज़ें, ठीक है? तो आपको बस इतना याद रखना है, वही आप जान लो, ठीक? तो 25 टाइम क्यों करते हैं हम? कि बस एयर आपकी निकल जाती है 25 टाइम में, सफिशिएंट इनफ निकल जाती है एयर, ठीक है? एक्सपेरिमेंट से पता चला होगा पहले। फिर आप क्या करो, दूसरा लेयर भरो, फिर दूसरे को भी वैसे ही 25 वाट ठोको, तीसरा लेयर भरो, फिर वैसे ही 25 वाट ठोको, फिर चौथा लेयर भरो, चौथे पे जब ऊपर तक आ जाए फिर उसको ट्रॉवल से स्ट्रक ऑफ कर दो, जो बाकी बचा हुआ मटेरियल है ना, गिरा दो नीचे। फिर मोल्ड को इमीडिएटली रेस कर लो वर्टिकल पोजीशन में, ऊपर की तरफ खींच लो, ठीक है? इसके अंदर हमने भरा था, पहले फर्स्ट लेयर भरा, फिर सेकंड लेयर भरा, फिर थर्ड लेयर भरा, और फिर ऊपर आया, ट्रॉवल से हटाया, और उसके बाद इमीडिएटली ये हैंडल्स के थ्रू ऊपर की तरफ खींच लो इसको, ठीक है? जैसे ही आप ऊपर करोगे तो क्या होगा, ये जो है पहले अंदर तो इसी शेप में होगा, है ना? लेकिन जैसे ही आप ऊपर निकालोगे तो ये स्लम्प ना कुछ गिरता है, झुक जाता है। कैसा झुकता है? ये देखो, ऐसे झुकेगा, या तो नीचे बैठ जाएगा, या तो इस तरफ टेढ़ा चल जाएगा, या पूरा का पूरा बैठ जाएगा ऐसे कोलैप्स। इसको ट्रू स्लम्प बोलते हैं। इसको अगर साइड में जाएगा तो शेयर बोलेंगे, और अगर बिल्कुल ही नीचे बैठ गया तो उसको बोलेंगे कोलैप्स कर गया, ठीक है? हम्म, अब देखो, अब जब ये गिर जाएगा तो हमें क्या करना है, स्लम्प की वैल्यू लेनी है कि कितना नीचे चला गया है। हाँ, ठीक है ना? हम्म, हमें सबसिस्टेंस नापनी है, कितना नीचे चला गया। तो एक तरीका तो है कि ऊपर से नीचे कितना आया, ऊपर से नीचे तो मुश्किल हो जाएगा, तो हम नीचे से टॉप तक की इसकी हाइट को नापते हैं, है ना? सबसे नीचे से टॉप तक की हाइट नापेंगे, जितनी होगी उसको 300 से माइनस कर देंगे, है ना? तो उससे हमें पता चल जाएगा कितना ये नीचे आया, ऊपर से कितना नीचे आ गया है, ठीक है? तो अलग अलग जगह जो हम इन कंक्रीट को यूज करते हैं, वहाँ अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल आप देख लो, यहाँ पे दे रखा है, अगर आपको कंक्रीट की रोड बनानी है या कहीं पे मास कंक्रीटिंग करना है, तो स्लम्प की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ऊपर से जो नीचे जा रही है वो 25 to 50 तक एक्सेप्टेबल होता है, और इस केस में वाटर सीमेंट रेशियो 0.7 रहता है। ये याद रखना पड़ेगा आपको डाटा, ठीक है? किसी भी एग्जाम में आ सकता है। अगर आप आरसीसी की बीम और स्लैब बना रहे हो कंक्रीट से, तो 50 to 100 का स्लम्प भी चल जाएगा। वाटर सीमेंट रेशियो इस केस में कितनी होनी चाहिए, 0.55। कॉलम और रिटेनिंग वॉल बना रहे हो, हम्म, तो स्लम्प की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 75 to 125, और वाटर सीमेंट रेशियो 0.45। और अगर फाउंडेशन में मास कॉन्क्रीटिंग कर रहे हो तो 25 to 50 तक चल जाएगा स्लम्प, और 0.7 वाटर सीमेंट रेशियो रहना चाहिए। अब ये क्या होता है, ये हम ना फील्ड में बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं। जैसे ही आपका ट्रक आएगा ना कंक्रीट का, तो आप फटाक से इसमें डाल के वो चेक करके देख लेते हो स्लम्प, वहाँ से हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई, हमारा स्लम्प सही है या नहीं है, ये यूज़ करने लायक है या नहीं जहाँ हम यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है? ये वैल्यूज़ तो यहाँ पे आप ये वैल्यूज़ तो आपको याद रखनी है। बाकी आपके पास, आप क्वालिटी डिपार्टमेंट में रहोगे तो आपके पास चार्ट भी रहता है, ठीक है? तो वो चार्ट भी आपको रेफर करना पड़ता है, ठीक? हर कंपनी का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, तो वो चार्ट बना के रखते हैं, वो आपको फॉलो करना पड़ता है। आपको पता रहेगा कितने में एक्सेप्ट करना है, कितने में एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो आप, तो आप उसमें अपने सीनियर को बताओ कि सर ये स्लम्प इतना आ रहा है, हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना? वो अपने आप डिसीजन लेंगे, या कंपनी जो सीमेंट कंक्रीट भेजने वाली कंपनी है उसको बताएंगे वो रीज़न, भाई तुम्हारा ट्रक का स्लम्प इतना आ रहा है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो एडमिनिस्ट्रेशन का मामला हो जाता है। आप सिर्फ अपने तक रखो कि हाँ भाई, वैल्यू आई या नहीं आई, नहीं आई तो रिपोर्ट कर दो, हो गया काम खत्म आपका, ठीक है? अब कुछ एक लिमिटेशंस हैं इसकी। क्या लिमिटेशंस है, बहुत ज़रूरी है पढ़ना आपको। ये जो टेस्ट है, ये एप्लीकेबल किस पे नहीं है, अगर एग्रीगेट का साइज 19 mm से कम है या 38 mm से ज़्यादा है, तो फिर आप उसमें नहीं यूज़ कर सकते ये स्लम्प टेस्ट, ठीक है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्रीगेट का साइज क्या है, वो आप पूछोगे, ठीक है? इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर वेरी वेट एंड ड्राई कॉन्क्रीट। एकदम अगर कॉन्क्रीट ड्राई हो, वेट हो, तो उसके लिए भी ये सुटेबल नहीं है, ठीक? उसके लिए भी आपको इसको यूज़ नहीं कर सकते आप, क्योंकि इट डज नॉट इट इज it does not suitable for very wet and dry concretes, as the wet concrete produces collapse slump while the dry concrete does not slump at all, है ना? अगर वेट रहेगा तो फटाक से वो नीचे गिर जाएगा, और एकदम ड्राई होगा तो वो कोलैप्स, थोड़ा भी स्लम्प नहीं दिखाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा वेट और एकदम ड्राई कंक्रीट के लिए बेकार है, ये स्लम्प टेस्ट हम नहीं कर सकते। स्लम्प कैन बी टेक एनी शेप, सो डिफिकल्ट टू डिसाइड द करेक्ट वैल्यू ऑफ द स्लम्प। अब स्लम्प क्या होता है, कोई भी शेप ले सकता है, जरूरी थोड़ी है कि जो हमने शेप अभी देखी है वैसी ही हो। शेप तो कैसी भी हो सकती है जब आप ऊपर से उठा रहे हो,
तो इस चलते इसमें दिक्कत होती है काफ़ी सारी, है ना। There is no relationship between the workability and the value of slump obtained as the concrete of different workabilities may give द सेम वैल्यू ऑफ स्लम्प। अब देखो यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी मेरिट क्या है कि वर्केबिलिटी का और स्लम्प वैल्यू का कोई कोरिलेशन तो है ही नहीं डायरेक्ट, ठीक है। और क्या हो सकता है, डिफरेंट वर्केबिलिटी वाले जो कंक्रीट हैं, हाँ, वो भी सेम स्लम्प वैल्यू दे सकते हैं कई बार। तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा इसका ड्रॉबैक है। इट इज़ ओनली सुटेबल फॉर कंक्रीट ऑफ हाई एंड मीडियम वर्केबिलिटी। ये सिर्फ हाई वर्केबिलिटी वाला जो कंक्रीट होता है उसी के लिए थोड़ा सुटेबल होता है, मीडियम के लिए भी चल जाता है, लेकिन मेनली हाई वर्केबिलिटी वाले कंक्रीट के लिए ये सुटेबल होता है, ठीक। तो ये आपको लिमिटेशन जरूर याद रखनी, हाँ भाई, नहीं तो एग्जाम में भी पूछ सकता है, इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ सकता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आ सकता है। सबसे ज़्यादा तो पहले वाला 19 mm से कम रहेगा या 38 mm से ज़्यादा रहेगा एग्रीगेट का साइज, तो ये नहीं कर सकते आप, ठीक। फिर मेरिट क्या है, एक तो बहुत ही सिंपल साइज का apparatus है ना, और बहुत सुटेबल है साइट पे यूज करने के लिए, आराम से आप यूज कर सकते हो, ये इसका मेन मेरिट हो जाता है, ठीक है। तो होप आपको ये पूरा का पूरा समझ आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं हो। और इसको याद रखना यार, ये वैल्यूज वगैरह, और खास करके इसके जो डायमेंशंस है, 200 mm बॉटम पे, 100 mm आपका टॉप पे, टोटल हाइट इसकी 300 mm है ना, और जो जहाँ पे हैंडल होता है उसकी हाइट टॉप से 10 सेंटीमीटर बोलो या 100 mm, ठीक है। और जो प्लेट की थिकनेस है जिसका ये बना हुआ है उसकी थिकनेस 1.6 mm होती है। जो टेम्परिंग रॉड होती है उसका डाया होता है 16 mm का, और लेंथ होती है उसकी 0.6 मीटर, पॉइंटेड एंड रहता है, बुलेट पॉइंटेड एंड रहता है, ठीक है। ये कुछ एक फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली आ जाते हैं, ठीक। तो ये था आपका स्लम्प टेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, दूसरा टेस्ट पढ़ेंगे। दूसरा टेस्ट आपका कौन सा है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।